ए दिल मेरे पिया जी। पार्ट 17। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि धैर्यांशी एक झोपड़ी में आसरा लेते हैं। अब आगे धैर्य और पंछी इस वक्त आग के सामने बैठे थे। पंछी को काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन आग की गर्मी से उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। वहीं बाहर बारिश अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, मानो दोनों कोई अजनबी हो और उन्हें मजबूरन साथ रहना पड़ रहा है। पंछी के गीले बाल उसके गर्दन पर चिपक गए थे, जो धैर्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वह चाहकर भी पंछी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, मानो पंछी को अपने आंखों में ही कैद करना चाहता हो। धैर्य बार बार तिरछी नज़रों से पंछी को देख रहा था। वहीं पंछी मानो किसी ख्याल में गुम थी। अचानक से वो धैर्य से कुछ कहती है, जिससे धैर्य की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। पंछी एकटक आग को बड़े गौर से देखते हुए शांत आवाज़ में कहती है, आप तलाक के कागज़ तैयार करवा लीजिएगा। हम उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। वैसे भी जब आप हमसे प्यार ही नहीं करते तो इस रिश्ते को कायम रखने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर यही है कि ये रिश्ता अभी टूट जाए। पंछी ये सब काफ़ी शांत आवाज़ में कह रही थी, मानो ये सब कहना उसके लिए काफ़ी आसान हो। लेकिन उसके कहे गए एक एक शब्द धैर्य को अपने सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि इन सब की वजह वो खुद है। उसने पंछी को जाने अनजाने में इतनी ठेस पहुंचाई थी, इतना तोड़ दिया था कि अब वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोच रही थी। धैर्य एकटक पंछी को देख रहा था। वहीं पंछी भी खाली आंखों से बस सामने जल रही आग को देख रही थी। तभी धैर्य कहता है, तुम सच में इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो? सच में ये शादी तोड़ना चाहती हो? इतना कह धैर्य पंछी के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पंछी फीका मुस्कुराकर कहती है, शादी? कौन सी शादी? धैर्य की आंखों में देख। वही शादी जो एक झूठ, एक समझौते पर टिका था। लेकिन आप तो खुद उस झूठ की साथ से आज़ाद होना चाहते हैं, और हम आपको आज़ाद करेंगे भी। भले आपने कभी हमसे प्यार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार था वो सच्चा था, गंगा की तरह पवित्र था। पर आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपसे इस छोटी शादी निभाने का वादा नहीं लेने वाली। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे आंखें के सामने शीतल जीजी से शादी करें, ताकि मेरे दिल में जो बच्ची कुची उम्मीद है वो भी पूरी तरह टूट जाए और मैं इस भ्रम से बाहर आऊं कि हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का है। मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी करेंगे ना आप? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद ये पंछी दोबारा कभी आपकी ज़िंदगी की तरफ मुड़कर नहीं देखेगी। अरे, मैं भी क्या ही कह रही हूँ। तो आप ये भी भूल चुके होंगे कि आपकी ज़िंदगी में पंछी नाम की कोई लड़की थी। ये सब पंछी मुस्कुराते हुए कह रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को धैर्य बाखूबी समझ पा रहा था। पंछी के दर्द से धैर्य को भी अपने सीने में बेहिसाब दर्द हो रहा था। जिस लड़की की आंखों में उसे आंसू तक देखना पसंद, और वो चाहकर भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रहा है। अचानक से पंछी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ नाना जी को अपनी दूसरी शादी के बारे में मत बताना, और ना उन्हें ये बताना कि आपने हमें छोड़ दिया है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे कारण उन्हें कुछ हुआ, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। परिवार और अपना कहने के नाम पर बस वही है हमारे पास, और अब हम उन्हें नहीं खोना चाहते। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारे कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम उन्हें धीरे धीरे सब समझा देंगे। पंछी ये सब कह बेहद उम्मीद से धैर्य को देखने लगती है। वहीं धैर्य किच नहीं करता और वहीं से उठ खिड़की के पास जा अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल स्मोकिंग करने लगता है। साथ ही पंछी कहे कहे बातों के बारे में सोचने लगता है। किसी ने सच ही कहा था, ठोकरों अच्छे से अच्छे, मासूम से मासूम इंसान को भी कठोर बना देता है। और वहीं आज पंछी के साथ हुआ था। इस लड़की के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम तक नहीं लिया करती थी। जो लड़की दिन भर हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज वो इस कदर टूटी थी कि उसके चेहरे की चमक ही कहीं खो गई थी। रात गहरा रही थी। देखते ही देखते आग भी बुझ चुकी थी। धैर्य पलटकर देखता है तो उसकी नज़रें मासूम सी पंछी के चेहरे पर ठहर जाती है, जो इस वक्त सिकुड़कर सो रही थी।
उसे देख साफ आ जा सकता था कि इस वक्त वो ठंड से काँप रही है। पंछी को इस तरह ठंड से काँपते देख धैर्य घबरा गया। वो जल्दी से पंछी के पास जाता है और उसका सर अपनी गोद में रख उसका गाल थपथपाते हुए कहता है, ए छुई, उठो, का हुआ तुमको? धैर्य बार बार पंछी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पंछी मानो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। पंछी को ना उठता देख धैर्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वो पंछी के हाथ पैर मलने लगता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से धैर्य के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वह पंछी का माथा चूमकर कहता है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इतना कह वह पंछी को अपनी बाहों में भर लेट जाता है और उसके होठों को हल्के हल्के चूमने लगता है। वहीं पंछी धैर्य की बाहों में पूरी तरह समा जाती है। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था मानो दोनों दो जिस्म एक जान है और दोनों की पूरी तरह एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। शीतल इस वक्त आराम से सो रही थी, तभी वह झटके से उठ जाती है। इस वक्त वह पूरी तरह पसीने में नहाई हुई थी और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो दांत पीसते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। राठौर साहब और उस लौंडिया का मिलन नहीं, कभी नहीं। शीतल गुस्से में अपने बाल नोचने लगती है। जब इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो कमरे में मौजूद सामानों को तोड़ने लगती है। सुबह हो चुकी थी। इस वक्त सभी हॉल में मौजूद थे। तभी सपना की नज़र सामने दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ से धैर्य और पंछी आ रहे थे। उन दोनों को एक साथ देख सपना के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और आंखें नम हो जाती है। वो मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहती है, हे महादेव, इनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखना। इनके बीच कभी किसी तीसरे को मत आने देना। सपना काफ़ी प्यार से उन्हें निहार रही थी। वहीं जल्दी जल्दी चलने के कारण पंछी का पैर उसकी साड़ी में उलझ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन वक्त धैर्य उसे गिरने से बचा लेता है। इस वक्त पंछी धैर्य की बाहों में थी। वहीं धैर्य के सख्त हाथ पंछी की नाजुक कमर पर थी। धैर्य के हाथ को अपनी कमर पर महसूस कर पंछी सिहर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। दोनों इस वक्त बेहद करीब और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। धैर्य पंछी की आंखों में देखते हुए कहता है, काहे इतनी जल्दी में है? कोनो ट्रेन व्रेन छूट रही है क्या? धैर्य की बातें सुन पंछी झट से अपना सर ना में हिला देती है, जिसके बाद धैर्य उसे सीधा खड़ा करता है और जैसे पंछी से दूर होने वाला होता है, पंछी उसकी कलाइयाँ पकड़ लेती है। पंछी के इस तरह कलाइयाँ पकड़ने से धैर्य के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो पंछी को असमंजस में देखने लगता है। तभी पंछी झट से कहती है, वो हमारा मंगलसूत्र। धैर्य अपनी शर्ट को देखता है, जिसके बटन पर पंछी का मंगलसूत्र उलझा हुआ था। पंछी जल्दी जल्दी में मंगलसूत्र निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो कोशिश कर रही थी उतना ही वो उलझते जा रहा था। ये देख सपना उसके पास आ मुस्कुराकर कहती है, लगता है तुम्हारा मंगलसूत्र भी धैर्य भैया को तुमसे दूर नहीं जाने देना चाहता। देखो तो किस तरह उलझा है उनकी शर्ट में। सपना की बात सुन पंछी धैर्य की शर्ट के बटन को देखती है, जिस पर उसका मंगलसूत्र पूरी तरह उलझा हुआ था। पंछी उसे काफ़ी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकलती नहीं, जिसके बाद धैर्य धीरे धीरे मंगलसूत्र निकालता है। मंगलसूत्र सुलझाने के चक्कर में दोनों बेहद करीब आ गए थे। ये सारा नज़ारा सीढ़ियों पर खड़ी शीतल देख रही थी। उन दोनों को इतना करीब देख शीतल का खून खौल गया था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। वह सिर्फ गुस्सा कर सकती थी, उसके अलावा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शीतल कुछ देर पंछी को अपनी जलती हुई निगाहों से देखती है, उसके बाद पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। पंछी इस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुलझा रही थी। उसके दिमाग में बस रात का मंजर ही घूम रहा था। वह खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हम जानते हैं कोई तो ऐसा बड़ा कारण हो जरूर होगा जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, जिसके कारण आप शीतल जीजी को हमारी ज़िंदगी में ला कर आए हैं। इन सब के पीछे जो भी कारण हो, हम उस कारण का पता लगा कर रहेंगे। पंछी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाल उसे अपनी मांग में सजाती है। उसके बाद मंगलसूत्र पहन कमरे से निकल जाती है। पंछी किचन में आती है। इस वक्त किचन में कोई मौजूद नहीं था। वो फ्रिज से सब्जियां निकाल उसे अच्छी से धोती है। उसके बाद उसे काटने लगती है। वो अपना काम
काफ़ी ध्यान से कर रही थी। तभी शीतल किचन में आती है और पंछी के पास जा उसकी बाजू पकड़ उससे अपनी तरफ मोड़ती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि पंछी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वह हैरानी से शीतल को देखती है, जो इस वक्त घायल शेरनी की तरह नजर आ रही थी। पंछी शीतल को देख कहती है, ये क्या बदतमीजी है। पंछी की बातें सुन शीतल गुस्से में कहती है, बदतमीजी? हम बदतमीजी कर रहे हैं? तुम जो कर रही हो वो सब क्या है? तुम ही कहती थी ना शादीशुदा मर्दों पर डोल डालने वाली औरत दूसरी औरत या बाजारू औरत होती है। तो तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो हमारे राठौर साहब के आगे पीछे घूमती हो, उन्हें रिझाने का एक मौका नहीं छोड़ती। क्या तुम्हारी हरकतें दूसरी औरतों वाली नहीं हैं, या फिर तुम उनकी रखैल? शीतल इतना ही कहती है कि पंछी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है। इस थप्पड़ से शीतल पूरी तरह बौखला गई थी। वो गुस्से में पंछी को फिर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन पंछी उसे एक और थप्पड़ मारती है और उसे उंगली दिखाकर बेहद गुस्से में कहती है, चुप, एक और शब्द नहीं, वरना बालों से पकड़ घसीटते हुए इस हवेली से बाहर फेंक कर आएंगे आपको। हम चुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर है और आप जो मन में आए बोलती चले जाएंगी। और क्या कहा आपने? बाजारू, दूसरी औरत, रखैल, ये सारे नाम ना आपके लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम उनकी धर्म पत्नी हैं। अग्नि को साक्षी मान हमने फेरे लिए थे। हमारे रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है कि उसे आप जैसे लोग तो कभी नहीं तोड़ सकते। हमसे उलझने की कोशिश भी मत कीजिएगा जीजी, वरना हम क्या कर देंगे ये हम खुद नहीं जानते। पंछी बेहद गुस्से में कह रही थी और वो गुस्से में वो हल्की काँप भी रही थी। वहीं शीतल का शरीर मानो सुन्न पड़ गया था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसे सांप सूंघ गया हो। वो हैरानी से पंछी को देख रही थी, क्योंकि हरदम शांत और डरी सहमी रहने वाली पंछी इस वक्त साक्षात महाकाली का अवतार लग रही थी। मानो अगर के सुहाग पर बात आई तो वो शीतल का सर धड़ से अलग कर देगी। पंछी का ये रूप देख शीतल भी डर गई थी। वहीं दरवाजे पर खड़े धैर्य के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, वाह मेरी शेरनी, अब लग रही हो धैर्य सिंह राठौर की धर्म पत्नी। इसी तरह इस शीतल को अच्छा सबक सिखाना। धैर्य को इस वक्त पंछी पर गर्व महसूस हो रहा था, मानो वो उसे जैसा बनाना चाहता था पंछी ठीक वैसा ही बन चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर पंछी को बाहों में भर ढेर सारा प्यार करे, लेकिन इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। शीतल इस वक्त गुस्से में अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसके पूरे कमरे को तहस नहस कर रखा था। ये कोई पहली बार नहीं थी, ये उसका हमेशा का था। जब भी वो गुस्से में आती थी वह अपना सारा गुस्सा अपने कमरे में मौजूद निर्जीव सामान पर उतारती थी। इस वक्त शीतल किसी घायल शेरनी की तरह नजर आ रही थी, मानो जैसे उसे इस वक्त अपने शिकार का इंतजार हो। शीतल का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसे रह रहकर पंछी का थप्पड़ और उसकी कही गई बातें याद आ रही थी, जिससे उसका गुस्सा और नफरत बढ़ते जा रही थी। वह गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए जोर से चिल्लाते हुए, आह! शीतल की आवाज़ में एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो बेहद गुस्से और नफरत से कहती है, ये तुमने सही नहीं किया पंछी, इसके लिए तुम्हें बहुत बुरी तरह पछताना पड़ेगा। इतनी बुरी तरह कि तुम खुद हमारे राठौर साहब की जिंदगी से चले जाओगे। इतना कह वो टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठा जोर से दरवाजे की तरफ फेंकती है, जो कमरे में अंदर आ रही सुलेखा जी के पैरों के पास गिरती है। अचानक से पैरों के पास से गुलदस्ते को गिरा देख सुलेखा जी उछलकर 2 कदम पीछे हट जाती है। इस वक्त शीतल काफी भयानक लग रही थी और उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देख वो अपना सलाइवा कटक लेती है और जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाए कमरे के अंदर आते हुए कहती है, ए बिटिया, काहे गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? अपने हाथों में मौजूद जूस का गिलास दिखा। ये देखो हम अपनी प्यारी बहुरिया के लिए का लाए हैं, ठंडा ठंडा जूस। इसे जल्दी से गटक लो और अपना ये गर्म दिमाग ठंडा करो। सुलेखा जी इस वक्त चाशनी में डूबे बातें कर रही थी। वो शीतल के साथ हद से ज़्यादा मीठी बातें कर रही थी, जो शीतल भी बखूबी समझ रही थी। वो कुछ देर अपनी जलती हुई निगाहों से सुलेखा जी को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो जूस का गिलास उनके हाथों से ले लेती है। वहीं शीतल को जूस का गिलास लेते देख सुलेखा जी के होठों पर मुस्कान
आ जाती है। शीतल पहले जूस का ग्लास अपने होठों से लगाने वाली होती है, लेकिन अगले ही पल वो सुलेखा जी का चेहरा पकड़ते हुए और उसे ज़बरदस्ती जूस पिलाने लगती है। इस वक्त शीतल के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। वो उन्हें ज़बरदस्ती जूस पिलाते हुए दांत पीसकर कहती है, बहुत शौक है ना जूस पिलाकर दिमाग ठंडा करने का। चलो मैं तुम्हारा दिमाग ठंडा करती हूँ। अब ठंडा हो रहा है ना हमारा दिमाग। शीतल उन्हें पूरा जूस पिला देती है और ग्लास को जोर से जमीन पर पटकती है, जिस कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। सुलेखा जी इस वक्त बुरी तरह खांस रही थी। तभी शीतल उसके गलों को दबा दांत पीसते हुए कहती है, क्या हुआ, मज़ा नहीं आया क्या? ये जो तुम्हारी नौटंकी है ना, हद से ज़्यादा मीठी बन चाशनी में डुबोकर बातें करने की, ये तो हमारे साथ करना ही मत। तुम्हारे रंग रंग से वाकिफ़ है हम। ये जो नौटंकी है ना, वो पंछी के साथ करना, हमारे साथ तो करने ही मत, वरना जो तुम इतने आराम से हवेली में घूम रही हो ना, घूम नहीं पाओगी। सोचा है अगर हमने परिवार वालों को बता दिया कि पंछी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आप भी बराबर के हकदार थे, तो यही हवेली के लोग लात मारकर आपको इस हवेली से बाहर फेंक देंगे। सुलेखा जी को छोड़ जाइए और नाश्ता का इंतजाम कीजिए। हमारी सहेलियां आने वाली हैं और हमें उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। हल्की तेज आवाज़ में, जाइए अब। शीतल की तेज आवाज़ सुन सुलेखा जी झट से कमरे से निकल जाती हैं, क्योंकि शीतल की इस हरकत ने उसे काफ़ी डरा दिया था। अब वो 1 मिनट भी शीतल के साथ खड़ी नहीं हो रह सकती थी। सुलेखा जी के जाने के बाद शीतल के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपने लट्टों से खेलते हुए किसी सनकी की तरह कहती है, पंछी पंछी पंछी, बहुत जल्द तुम मेरे राठौर साहब की ज़िंदगी से बाहर जाने वाली हो। इतनी गलत फैमिलियाँ पैदा कर दूंगी अब दोनों के बीच, जिसे आप दोनों ज़िंदगी भर नहीं भर पाओगी। इतनी दूरियां ला दूंगी जिसके ख़त्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। इस वक्त शीतल के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। उसकी मुस्कान आने वाले वक्त की कहानियां बयां कर रही थी। उसकी मुस्कान साफ बयां कर रही थी कि शीतल आगे चलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है। धैर्य इस वक्त सुनसान सड़क पर मौजूद अपने जीप से टिक कर सिगरेट के कस ले रहा था। तभी वहाँ पप्पू आता है और परेशानी भरे लहजे में कहता है, हमने सब जगह छान मार लिया भैया जी, हमारे को भी उन्हें ढूंढने के लिए पीछे लगा दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं शीतल ने उन्हें कहाँ रखा है, कहीं बेगूसराय के बाहर। पप्पू इतना ही कहता है कि धैर्य अपनी मर्दाना लेकिन बेहद भारी आवाज़ में कहता है, वो बेगूसराय के बाहर नहीं, बेगूसराय में ही है। चाहे उसे पताल में भी क्यों न छुपाया हो, हम उसे वहाँ से भी ढूंढ लाएंगे। धैर्य सिंह राठौर हैं हम, उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, तो उन्हें ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। उन्हें तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन उसके बाद हम उस शीतल का क्या करेंगे ये वो नहीं जानती हैं। उस पाल में वो उस दिन को कोसेगी जब वो हमारी ज़िंदगी में आई थी। जितना हमारी छुई ने आंसू बहाए हैं, उन सब का हिसाब लेंगे। इस वक्त धैर्य की आंखों में मानो खून उतर आया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। एक पल तो उसे देख पप्पू भी डर गया था। धैर्य अपनी जलती हुई सिगरेट को अपने हाथों में मसल देता है। उसके बाद जीप में बैठ वहाँ से निकल जाता है। हवेली में इस वक्त घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। वहीं शीतल के दोस्त हवेली में आए थे। वो लोग एकटक हवेली को देख रहे थे। हवेली की चकाचौंध देख उन सबकी आंखें चमक गई थी। शीतल की एक दोस्त उसकी वाहवाही करते हुए कहती है, वाह शीतल, तू तो बड़ी नसीब वाली निकली, तूने तो बड़ा पैसा वाला मुर्गा फंसाया है। शीतल की दोस्त की बातें में तारीफ कम और ताने ज़्यादा लग रहे थे, जो शीतल भी बाखूबी समझ रही थी, लेकिन वो फिर भी इतराते हुए कहती है, अब सब नसीब नसीब की बात है। मेरी किस्मत में महलों पर राज करना लिखा था, जो मैं कर रही हूँ, और तुम्हारी किस्मत में एक बेवड़ा पति लिखा है, जिसे तुम झेल रही हो। मैं तो कहती हूँ तू अपने पति को छोड़कर किसी अमीर आदमी के पास चल जा, तेरी जिंदगी संवार जाएगी। शीतल की बात सुन उसकी दोस्त गुस्से में मुठियां भींच लेती है, लेकिन अगले ही पल फीकी मुस्कान चेहरे पर सजाए कहती है, वो मेरे पति है शीतल, 7 फेरे लिए हैं मैंने, और अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनके साथ
फेरे इसलिए नहीं लिए थे कि एक दिन मैं उन्हें छोड़ दूंगी। फीका मुस्कुराकर, खैर छोड़ो। पति पत्नी के दरमिया की एक खूबसूरत एहसास तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम तो हमेशा से रिश्ते को तराजू में तौला है। शीतल को अपने दोस्त की बातें चुभ रही थी। उसके तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन फिर वो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हम भी क्या बात लेकर बैठ गए, आओ बैठो। उसके सभी दोस्त सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी शीतल सुलेखा जी को आवाज़ देते हुए कहती है, चाय पानी लेकर आइए। सुलेखा जी ट्रे में पानी लेकर आती है और टेबल में पानी रख जाने वाली होती है। तभी शीतल कहती है, सभी के हाथों में पानी दीजिए। सुलेखा जी कुछ नहीं और सभी के हाथों में पानी का ग्लास थमा देती है। कुछ ही देर में वो चाय और नाश्ता टेबल पर लाकर रख देती है और साइड में खड़ी हो जाती है। शीतल और उसके दोस्त हंसी ठिठोले कर बातें करने लगते हैं। तभी शीतल की एक दोस्त सुलेखा जी को देखकर कहती है, शीतल यार, ये नौकरानी कहाँ से मिली तुझे? मुझे भी एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो इससे कह कि ये मेरे घर आकर भी काम कर जाए। अपने दोस्त की बात सुन शीतल हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या तुम भी अच्छा मजाक करती हो? वैसे ये नौकरानी नहीं, मेरी पूजनीय सासू माँ हैं, लेकिन तुम इन्हें नौकरानी ही सोचो, क्योंकि इनकी औकात और हैसियत इस हवेली में एक नौकरानी से ज़्यादा बुरी है। शीतल की बातें सुन सुलेखा जी की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो उन्हें जल्दी ही छुपा टेबल पर मौजूद चाय के कप उठाने जाती है, लेकिन गलती से चाय एक औरत के ऊपर गिर जाती है। इससे वो झट से सोफे से उठ सुलेखा जी पर चिल्लाते हुए कहती है, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। सुलेखा जी जल्दी से उस औरत की साड़ी पोंछते हुए कहती है, ए बिटिया, हमें माफ़ कर दो, हमने जानकर नहीं किया। सुलेखा जी को इस तरह खुद की साड़ी छूता देख वो औरत गुस्से में सुलेखा जी को धक्का दे देती है, लेकिन सुलेखा जी गिरती उससे पहले ही पंछी उसे पकड़ लेती है। उसके साथ सपना भी थी। वो दोनों अभी अभी मार्केट से आई थी और सुलेखा जी की भी इतनी बेइज्जती होता देख वो लोग हैरान हो जाती हैं। पंछी सुलेखा जी को सही से खड़ा कर फिक्र जताते हुए कहती है, अम्मा आप ठीक हो ना? पंछी के चेहरे पर सुलेखा जी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। तभी वो औरत मुंह बनाए कहती है, इन्हें क्या होना है? गवार औरत ने मेरी साड़ी। वो इतना ही कहती है कि पंछी तेज आवाज में कहती है, चुप, एकदम चुप। एक तो बिना इजाज़त हमारी हवेली के अंदर आई और हमारी ही अम्मा की इतनी बेइज्जती कर दिया। इन सब की इजाज़त किसने दी तुम्हें? और क्या साड़ी साड़ी लगा रखा है? जो साड़ी तुमने पहन रखी है वैसी साड़ी हम पलट कर देखते तक नहीं है। इस वक्त पंछी के अंदर गुस्से के सैलाब उमड़ रहा था। हाँ, वो जानती थी कि सुलेखा जी उन्हें एक आँख नहीं भी नहीं पसंद करती है, लेकिन वो इस तरह अपनी सास की बेइज्जती होता नहीं देख सकती थी। वहीं पंछी को अपने दोस्त से इतनी बदतमीजी से बात करते देख शीतल गुस्से में उससे कहती है, पंछी तुम मेरी दोस्त? वो इतना ही कहती है कि पंछी उससे उंगली दिखाकर एक एक शब्द चबाते हुए कहती है, एक शब्द भी मत कहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप यहाँ अपने दोस्तों को लाकर क्या तमाशा कर रही हैं? पंछी की बातें सुन शीतल को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में कहती है, पंछी तुम मुझसे ऐसे बातें कैसे कर सकती हो? ये मेरी हवेली है और मैं अपने दोस्तों को यहाँ ला सकती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। शीतल की बातें सुन पंछी व्यंग मुस्कुराकर कहती है, क्या कहा आपने? आपकी हवेली? ना ये आपकी हवेली है और ना ये परिवार। इज्जत से अपने दोस्तों को यहाँ से जाने को कहिए, वरना हमने बड़की अम्मा या एमएलए साहब को ये सारी चीज़ें बता दी है तो आप जानती ही हो क्या होगा। भले एमएलए साहब अम्मा से सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन वो उनकी सागी माँ है और मुझे नहीं लगता उनके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आगे से हिम्मत मत कीजिएगा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने की। पंछी इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। पंछी का गुस्सा देख शीतल कुछ कह नहीं पाती और अपने दोस्तों को वहाँ से जाने को कहती है। तभी शीतल की वो दोस्त जिसकी गरीबी का शीतल मजाक बना रही थी, वो शीतल पर तंज कसते हुए कहती है, शीतल भले मेरा पति बेवड़ा है, भले मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे घर परिवार में मेरी इज्जत है और वो घर में परिवार मेरा अपना है। इतना कह वो
वहाँ से चली जाती है। उसके साथ साथ शीतल के बाकी दोस्त भी चले जाते हैं। अपने दोस्त की बात सुन शीतल के तन बदन में आग लग जाती है। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आज होली का त्यौहार था। पूरा बेगूसराय रंगों में डूबा हुआ था। रंगों का त्यौहार जो पंछी का पसंदीदा त्यौहार था, और इसी त्यौहार में तो वो अपने एमएलए साहब से मिली थी। याद है ना आप सभी को उनकी पहली मुलाकात? क्या धमाकेदार मुलाकात थी उनकी। जिस धैर्य सिंह राठौर को नज़र उठाकर देखने की हिम्मत बेगूसराय के किसी मर्द में न थी, उसी धैर्य सिंह राठौर को उनकी प्यारी सी छुई ने थप्पड़ मार दिया, वो भी आधे बेगूसराय की जनता के सामने। क्या हसीन थे वो पल भी, जहाँ सबने सोच लिया था कि अब तो राठौर साहब अपनी छुई से बदला लेंगे। लेकिन जो सोचा था हुआ उसके बिल्कुल उलट। पंछी ने भरे समाज के सामने धैर्य को थप्पड़ मारा, और धैर्य ने भरे समाज के सामने पंछी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और यहीं से हुई थी उनकी एक अनचाहे रिश्ते की शुरुआत, जहाँ एक पूरब था तो एक पश्चिम, जहाँ एक समुद्र में उठने वाला तूफान था तो एक शांत नदी की धारा। किसी ने सोचा था एक दूसरे से अलग इंसान एक दूसरे की ही रूह में बस जाएंगे, एक दूसरे को टूटकर चाहेंगे। धैर्य का पंछी को छेड़ना और पंछी का शर्माकर अपनी पलकें झुकाना, धैर्य की करीबी और पंछी की तेज धड़कनों का स्वर, एक दूसरे से दूर होकर भी दोनों कितने पास थे। शरीर अलग जरूर हो सकती है, लेकिन आत्माओं का मिलन के बाद आत्माएं अलग नहीं होती है। ऐसे ही कुछ कहानी थी हमारी धैर्यांशी की, जहाँ वो लोग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसे ही तो प्यार कहते हैं, बेहिसाब प्यार, जिसमें एक बेशुमार मोहब्बत करे और दूसरा उसकी बेशुमार मोहब्बत की तलाश में डूब जाए। पंछी बाथरूम से निकल गया। इस वक्त उसने बालों से पानी टपक रहा, जिसका साफ अर्थ ये था कि वो अभी नहा कर आई है। उसने इस वक्त सफ़ेद लहंगा पहन रखा था। नहाकर आने के कारण वो बस लहंगे और ब्लाउज में थी। उसके बालों से टपकता पानी उसके कपड़ों को भिगो रहा था। पंछी जब जब अपनी कदम बढ़ाती तब तब उसके पायल शोर करने लगते हैं, जो उस शांत माहौल में काफ़ी मनमोहक आवाज़ उत्पन्न कर रहे थे। पंछी शीशे के पास जाकर अपने बालों को तौलिए से पूछने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो होली खेलने के लिए कितनी उत्सुक है, और उत्सुक भी क्यों ना हो, ये उसके राठौर साहब के साथ पहली होली जो है। पंछी अपने गीले बालों को वैसे ही खुला छोड़ अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। उसके बाद इस मंगलसूत्र और चूड़ियाँ पहनती है, कानों में छोटे छोटे झुमके, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक। कुल मिलाकर पंछी बहुत प्यारी लग रही थी। अगर उसे इस वक्त कोई देखता तो पक्का अपना दिल हार बैठता, और हमारे राठौर साहब उसके सीने से दिल निकाल बैठते। अरे भाई, हमारे राठौर साहब अपने छुई के प्यार में पूरी तरह पागल हैं। आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी छुई को कोई और देखे? ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनकी छुई सिर्फ उनकी है। पूरी तरह तैयार होने के बाद पंछी बेड की तरफ देखती है, जहाँ धैर्य आराम से पेट के बल सो रहा था। इस वक्त धैर्य शर्टलेस था। अगर कोई भी लड़की उसे इस वक्त देखती तो अपना दिल हार बैठती, लेकिन ये तो ठहरी हमारी मासूम सी पंछी, जिसे धैर्य की बॉडी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। अरे आज होली है, होली के दिन भी कोई सोता है क्या? धैर्य को सोता देख पंछी का मुंह बन जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक खुराफात आता है, और उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से अपना दुपट्टा ले कमरे से बाहर भाग जाती है, और कुछ देर बाद जब कमरे में आती है तो उसके हाथों में गुलाल से भरी थाली थी। वो दबे पांव धैर्य की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसके पैरों में मौजूद झांझर उसके होने की चुगली कर रहा था, जिससे चिढ़कर पंछी धीरे से अपने पैरों को डांटते हुए कहती है, अरे कुछ देर तो शांत रहो ना, देखो रहे हो ना मैं कितना ज़रूरी काम कर रही हूँ। इतना कह वो धैर्य के करीब बढ़ती है और थाली से गुलाल अपने छोटी सी मुट्ठी में भरे थाली को साइड रखती है, और जैसे धैर्य को गुलाल लगाने वाली होती है तभी धैर्य उसकी बाजू पकड़ झट उसे बिस्तर में खींच लेता है। इस वक्त पंछी धैर्य के नीचे छटपटा रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हो गया। इस वक्त पंछी गहरी गहरी सांस ले रही थी, वहीं धैर्य उसके इन नज़रों से देख रहा था। इस वक्त धैर्य की होठों पर मुस्कान थी। वो पंछी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या बात है छुई, बड़ी तेज बन रही हो?
हमको रंग लगाओगी तुम? धैर्य की बातें सुन पंछी का मुंह बन जाता है। मासूमियत से कहती है, आप उठे क्यों? थोड़ी देर बाद नहीं उठ सकते थे जब अपना काम कर लेते? अरे बस थोड़ा सा रंग ही तो लगाना था, वो भी लगाने नहीं दिया आपने। इतना कब वो मासूम सा चेहरा बना लेती है। वहीं उसके मासूम चेहरे को देख धैर्य को उस पर बेशुमार प्यार आ रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो पंछी को टूटकर चाहे, और इतना चाहे कि दुनिया में मौजूद हर प्रेमियों की मोहब्बत उसके आगे फीकी पड़ जाए। धैर्य हाथ पर थल से रंग उठाता है और प्यार से उसके नर्म गालों को रंगने लगता है। धैर्य उसे रंग लगाते हुए उसकी आंखों में देख बेहद मदहोशी से कहता है, इसी तरह हमने तुम्हें अपने प्यार के रंग में भी रंग दिया है छुई। हम मन से बहुत पहले जुड़ चुके थे, लेकिन बहुत जल्द तन से भी जुड़ जाएंगे। धैर्य की बातें सुन पंछी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। वो अच्छे से धैर्य की बातों का मतलब समझती थी। धैर्य इंटेंस नज़रों से पंछी को देख रहा था। वहीं धैर्य की नज़रें वो खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो झट से अपनी नज़रें झुका लेती है। इस वक्त पंछी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह हो गया था। वहीं पंछी को ऐसे देख धैर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह हल्का सा पंछी के नाक को चूमकर कहता है, तुम्हें पता है छुई, ये होली का त्यौहार हमारे लिए बहुत खास है। पंछी को धैर्य की बात समझ नहीं आती। वह असमंजस से धैर्य को देखने लगती है। तभी धैर्य हल्का मुस्कुराकर कहता है, भूल गई, 1 साल पहले आज के दिन ही हम दोनों एक दूसरे से मिले थे और तुमने हमारे गालों पे थप्पड़ चिपका दिया था। ये सब धैर्य मुस्कुराकर कह रहा था। वहीं पंछी शर्म से चेहरा झुका लेती है। उसे इस वक्त धैर्य से अपनी नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। 1 साल पहले बिना जाने समझने धैर्य पर हाथ उठा दिया था और इस बात का गिल्ट उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। धैर्य हल्का सा वह उसके होठों को चूम कहता है, तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर उसी वजह से तो तुम हमारी ज़िंदगी में आई थी और हमारी बेरंग ज़िंदगी को रंगों से भर दिया था। हैप्पी होली छुई। धैर्य की बातें सुन पंछी भी मुस्कुरा कर कहती है, हैप्पी होली एमएलए साहब। इतना कह वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा लेते हैं। ये धैर्य से स्पेशल था। वैसे ही उनकी लाइफ में इतनी कलेश हो रहे थे, तो सोचा कुछ इंटरेस्टिंग कर देते हैं। तो ये एपिसोड खास मेरे धैर्यांशी लवर्स के लिए। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं कहानी की ओर। शाम का वक्त था। पंछी रात के खाने की तैयारी करने रसोई में आती है। तभी उसका ध्यान सुलेखा जी पर जाता है, जो सब्जी काटने में व्यस्त थी। लेकिन उसके चेहरे की मायूसी पंछी से छुपी नहीं थी। उसे पता था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके कारण सुलेखा जी उदास थी। पंछी का जी चाह रहा था कि वो सुलेखा जी से एक बार बात करे, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी आपसी रिश्ते उतने भी खास नहीं हैं वो लोग आपस में बैठकर बात कर सके। लेकिन पंछी फिर भी एक बार कोशिश करना चाहती थी, इसलिए वह सुलेखा जी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और उन्हें धीरे से पुकारती है, अम्मा। पंछी की आवाज़ सुन सुलेखा जी, जिसका ध्यान पूरी तरह सब्जी काटने में था, वो पंछी की तरफ देखती है, जैसे कहना चाहती हो कि क्या हुआ। लेकिन उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते। पर पंछी को तो आज उनसे बात करना था, मानो उसने मन बना लिया हो कि वो सुलेखा जी से खुलकर बात करेंगी। पंछी गहरी सांस छोड़कर कहती है, अम्मा आप कैसे हो? पंछी का सवाल सुन सुलेखा जी सब्जी काटते हुए बेफिक्री से कहती है, हमें क्या होना है, हम एकदम फर्स्ट क्लास हैं। सुलेखा जी के जवाब से पंछी को संतुष्टि नहीं मिलती, मानो वो मानने को तैयार नहीं कि सुलेखा जी ठीक है। वो एक नज़र सुलेखा जी को देखती है, जो काम करने में व्यस्त थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब वो खुद की मर्जी से काम कर रही थी। वहीं पंछी ये बात बाखूबी जानती थी कि सुलेखा जी को काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं पंछी के दिमाग में क्या आता है। वो सुलेखा जी को पीछे से अपने बाहों में भर बेहद मासूमियत से कहती है, हम जानते हैं अम्मा, आप शीतल जी के कारण उदास हो, लेकिन आप फिक्र मत करो। जितने दिन हम उनके साथ हैं, किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, फिर चाहे आप हमसे कितनी भी नफरत क्यों न कर लें। ये सब पंछी बेहद मासूमियत से कहती है। वहीं पंछी के इस तरह गले लगाने पर सुलेखा जी पहले तो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल थोड़ी सख्ती से दिखाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है,
ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं। अब छोड़ो, हमें काम करने दो। सुलेखा जी की बात सुन पंछी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से सुलेखा जी के गले को चूम उससे दूर होती है। वहीं पंछी की इस हरकत पर सुलेखा जी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन आदत से मजबूर जी उन्हें काम करते देख कहती है, अम्मा आप अकेले काम क्यों कर रही हैं? आपकी मदद कर देते हैं। पंछी की बात सुन सुलेखा जी हल्की सख्ती से कहती है, कोनो ज़रूरत नहीं है। अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, अकेले हम काम कर सकते हैं, इसलिए तुम अभी बाहर जाओ और हमें हमारा काम करने दो। सुलेखा जी की बातें सुन पंछी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो रसोई से निकल जाती है। वहीं उसके जाने के बाद सुलेखा जी भी मुस्कुराने लगती है। सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहीं सुलेखा और शीतल सबको खाना परोस रही थी। तभी वहाँ धैर्य आता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। पंछी जाकर धैर्य की प्लेट में खाना परोसने लगती है। उसकी नज़रें धैर्य पर थी, लेकिन धैर्य की नज़र उठाकर भी पंछी को देखने की जहमत नहीं उठाई। वहीं शीतल की नज़रें बराबर धैर्य पर बनी हुई थी। पंछी को धैर्य के इतने करीब देख शीतल के तन बदन में आग लग जाती है। वो अपनी जलती हुई निगाहों से पंछी को देखने लगती है। उसका बस चलता तो वो पंछी की जान ले लेती। धैर्य खाना खा रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे देखने के बाद वो सबकी तरह देख रोबदार आवाज़ में कहता है, हमें आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। धैर्य की आवाज़ सुन सभी का ध्यान धैर्य की तरफ चला जाती है। तभी धैर्य सबको एक नज़र देखने के बाद शीतल को देखते हुए कहता है, कल हम शीतल से मंदिर में शादी करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे ब्याह में शामिल हो। धैर्य की बात सुन शीतल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं पंछी के तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल लेती है। धैर्य के इस फैसले से वहाँ मौजूद कोई भी इंसान खुश नहीं था, बस अकेली शीतल थी, जिसका मन हवा में उड़ने का कर रहा था। पंछी से अब वहाँ एक मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह वहाँ से पलटकर जाने लगती है, लेकिन शीतल की आवाज़ सुन उसके बैठते कदम रुक जाते हैं। शीतल मुस्कुराते हुए पंछी से कहती, अरे पंछी, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, मुंह मीठा नहीं करवाओगी क्या हमारा? पंछी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। उसके बाद शीतल की तरफ पलटकर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं करवाऊंगी आपका मुंह मीठा? आखिर किसी को तो उसका प्यार मिल रहा है, वरना इतना खुश नसीब कौन होता है? ये सब वो धैर्य को देखकर कह रही थी। वहीं पंछी की बात सुन धैर्य गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। शीतल की होठों पर कुटिल मुस्कान थी, मानो वो बरसों से जो चाहती थी वो उसे अब मिल रहा है। पंछी किचन से मिठाई की प्लेट लाती है और अपने हाथों से शीतल को मिठाई खिलाते हुए कहती है, महादेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में कोई दूसरी शीतल न आए जो आपके खुशियों को आग लगा दे। पंछी के होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। वहीं पंछी को देख शीतल के होठों पर मुस्कान थी, मानो पंछी को दर्द में देख उसको सुकून मिल रहा हो। रात गहरा रही थी। वहीं पंछी छत पर खड़ी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके लंबे बाल हवा से लहरा रहे थे और आंखें बंद थी। भले उसका चेहरा इस वक्त शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग तूफान उठ रहा था। उसे एक ही झटके में अपना सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। कहाँ कुछ वक्त पहले की जिंदगी में खुशियां ने दस्तक दी थी, अब तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। पंछी के बंद पलकों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। वो अपनी आंखें खोलती है और आसमान की तरफ देख अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, क्यों अम्मा, क्यों हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है? क्यों हमारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती? हमें तो हमारे हिस्से की खुशियाँ भी कभी नहीं मिली। अब तो लगता है हमारे ये जीवन हमारा हमारा जीना भी व्यर्थ है। क्या हम कभी खुशियों के हकदार नहीं हो सकते? क्या हमारे जीवन के कभी खुशियाँ नहीं आ सकती? बचपन से मम्मी के कड़वे शब्द के साथ बड़ी हुई, मनहूस बदचलन, न जाने क्या क्या सुनना मैंने, कितनी मार खाई, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उफ तक नहीं किया। हंसते हंसते सारे जुल्म सहती चली गई, किसी से भी कोई शिकायत नहीं की। क्या आपने थोड़ी सी खुशियाँ मांग? मैंने कोई गुनाह कर दिया था जिस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे ब्याह किसी अमीर शख्स से हो। मुझे तो एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहे।
अगर मुझे वो एक वक्त की सूखी रोटी भी देता तो मुझे वो भी मंजूर था। अपने आंसू पोंछे। हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महादेव कि आप हमें एमएलए साहब जैसे जीवन साथी देंगे, जिनके सपने देखना भी हमारे औकात से बाहर था। हम तो कभी उनके लायक थे ही नहीं, और न शायद कभी उन्होंने हमसे प्यार किया था। हम ही एक भ्रम पले बैठे थे कि वो हमसे प्यार करते हैं। फीका मुस्कुराकर कहाँ हम और कहाँ वो महलों के राजकुमार और हम बस सड़क पर मौजूद धूल, जिनका आपस में कोई मेल नहीं। पंछी के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। उसे इस वक्त ताज़ी हवा में होना के बावजूद एक घुटन सी लग रही थी, एक ऐसी घुटन जिसमें उसकी सांस नहीं लिया जा रहा था। पंछी एक तक बस खुले आसमान को देख रही थी। तभी उसके कानों में एक रोबदार आवाज़ आती है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस आवाज़ को सुन पंछी की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिर वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। यह आवाज़ उसके एमएलए साहब का जो था। धैर्य कुछ पल खुली हवा में रहने आया था, लेकिन पंछी को वहाँ देख वो खुद को उसकी तरफ कदम बढ़ाने से रोक नहीं पाता है। वह पंछी के जवाब का इंतजार करता है, लेकिन जब पंछी कुछ नहीं कहते तो वो भी रेलिंग से टिककर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। इस वक्त दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी पसरी हुई थी। उस खामोशी को चीरते हुए धैर्य अपनी शांत आवाज में कहता है, हमने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इतना बोल वो खामोश हो जाता है। तभी पंछी जो खुले आसमान को देख रही थी, वो फीका मुस्कुराकर कहती है, पता है आपको, ये चांद पूरी दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा अकेला रह जाता है। धैर्य को पंछी की बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो उससे कहता है, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। इतनी रात तक जगने का कोनो मतलब नहीं है। अब तक तो तुमको सो जाना चाहिए था। धैर्य की बातें सुन पंछी व्यंग से मुस्कुराकर कहती है, जिसने हमारे आंखों में बसे सारे सपने तोड़ दिए, अब वो हमें सोने को कह रहे हैं। क्या पता उनकी ये दिल से चाही ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और हम हमेशा के लिए एक सुकून की नींद सो जाए। ये सब कहते हुए पंछी के होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। उससे भी पता नहीं चला था कि उसने ये सब कह कैसे दिया। वहीं पंछी की ऐसी बातें सुन धैर्य की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। इस वक्त उसे अपने दिल में एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। आखिर वो कैसे अपनी छुई को खुद से दूर जाते देख सकता था? पंछी उसकी आत्मा से जुड़ी थी। उसका उससे दूर जाना मतलब उसके शरीर से उसके आत्मा के दूर जाने के बराबर था। पंछी ने एक बार भी धैर्य की तरफ नहीं देखा था। वहीं पंछी का इस तरह नज़रअंदाज करना धैर्य को खल रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि पंछी के बेरुखी की वजह वो खुद है। धैर्य वहाँ से पलट कर जाने वाला होता है, लेकिन तभी पंछी उसकी कलाई पकड़ लेती है, जिससे धैर्य के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। पंछी धैर्य के सामने आती है और उसके आंखों में देखते हुए नम आंखों से कहती है, क्यों कर रहे हैं आप ये? क्यों हमें दर्द दे रहे हैं? हम जानते हैं आपकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, इसीलिए अपने शीतल चीची के साथ शादी के लिए हाँ कहा, वरना आप कभी हमें दर्द नहीं दे सकते। धैर्य का चेहरा अपने हाथों में भर, एक बार तो कह दीजिए कि आप ये सब किसी मजबूरी में कर रहे हैं। हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। एक बार बस कह दीजिए कि आपने सिर्फ हमसे प्यार किया है। धैर्य पंछी की आंखों में देख रहा था, जिसकी आंखों में उसे एक उम्मीद और अनगिनत जज्बात नजर आ रहे थे। वह पंछी का हाथ अपने चेहरे से झटकता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम ये ब्याह अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी भी मजबूरी में आकर ये सब नहीं कर रहे हैं। धैर्य के मुंह से जवाब सुन ये पंछी को यकीन नहीं होता, इसलिए वो वापस कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है कि आप मजबूर हैं, आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। पंछी बार बार यही एक रट लगाए हुए थी, जिससे चिढ़कर धैर्य तेज आवाज में कहता है, अरे तुमको एक बात समझ में नहीं आता है क्या? एक ही बात हम तुमको कितनी बार कहें कि हम कोई मजबूर नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से शीतल से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे लायक नहीं हो। हम बेगूसराय के एमएलए हैं और हमें एक ऐसी पत्नी चाहिए जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। हमें एक हिम्मत वाली बीवी चाहिए थी, ना कि एक बचकानी हरकतें करने वाली।
इसलिए हमने तय कर लिया कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। कल हमारा ब्याह है, तो कोई भी ऐसा तमाशा खड़ना मत करना जिस कारण शीतल को तकलीफ हो। धैर्य की बातें सुन पंछी अंदर से बुरी कर चुकी थी। उसके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं रहे थे। वो एक टक धैर्य को देख रही थी, जो उससे ही गुस्से से देख रहा था। पंछी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, माफ़ कर दीजिए हमें छोटे मालिक। पंछी छोटे मालिक पर थोड़ा जोर देकर कहती है। वहीं पंछी के मुंह से छोटे मालिक सुन धैर्य हैरान रह जाता है। तभी पंछी अपने बातों को जारी रखते हुए आगे कहती है, हमें माफ़ कर दीजिएगा। वो क्या है ना, इतने वक्त से आप हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहे थे, तो हम अपनी औकात भूल चुके थे। कभी किसी ने हमसे इतने प्यार से बात ही नहीं की, इसलिए आपने थोड़ा सा प्यार क्या जता दिया, हमने उसे सच मान लिया। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हमारे कारण आपके और शीतल जीजी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो। आप दोनों हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि पंछी नाम की मनोहसियत आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। एक बार फिर से धन्यवाद हमें हमारी औकात दिखाने के लिए। हल्का सा हंसते हुए, अरे हम भी कितने बेवकूफ़ हैं ना, आपकी नज़र भर दिखने के तक हमारी औकात नहीं है, और हमने आपके साथ अपने खुशहाल जीवन के सपने तक सजा लिए थे। कहाँ आप महलों के राजा और कहाँ से सड़कों पर भरी हुई धूल, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। एक पल रुककर शादी मुबारक हो। इस वक्त पंछी की आंखों में बेतहाशा आंसू भर रहे थे, लेकिन होठों पर उसके एक दर्द भरी मुस्कान थी। आज उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके प्राण उससे खींच लिए हो। एक उम्मीद जो उसके दिल में थी, धैर्य ने आज उसे भी तोड़ दिया। अब पंछी का एक मिनट भी धैर्य के सामने खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वह वहाँ से पलटकर जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर बिना पीछे पलटे कहती है, अगर कभी किसी से मोहब्बत ना हो तो किसी मासूम का दिल मत तोड़िएगा। बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। मोहब्बत की बेवफाई में लोग हजारों मौत मर जाते हैं। इतना कह वो वहाँ से भाग जाती है, और धैर्य बस भूत बने एक जगह खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह एकटक उस जगह को देख रहा था जहाँ से इस वक्त पंछी गई थी। धैर्य अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और सर्द आवाज में कहते हैं, आज जितने आंसू बहाने हैं बहा लो, छुई मुई, क्योंकि कल से ये आंसू तुम्हारी आंखों का रास्ता भूल जाएगा और तुम्हारे होठों पर बस मुस्कान ही रहे होगी। धैर्य ये सब कह तो रहा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक टिस उठ रही थी, मानो कोई करीबी दूर जा रहा हो। पंछी की बात उसे भी दर्द दे रही थी, लेकिन वह चाहकर भी पंछी को अपने गले से नहीं लगा सकता था। भविष्य के गर्म में क्या था ये तो महादेव ही जानते थे, लेकिन शायद कुछ ऐसा होने वाला था जो लोग के सोच के परे था। धैर्य के मुंह से निकलने अल्फाज सुनने के बाद पंछी का उससे के सामने एक मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो अब खुद के आंसुओं को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकती थी, इसलिए वो वहाँ से मुड़कर चली जाती है। वहीं धैर्य बस एकटक उस जगह को देख रहा था जहाँ से इस वक्त पंछी गई थी। उसकी नज़रें अभी भी वहीं थी, और पंछी अब तक उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। धैर्य घुटने के बल वहीं गिर जाता है और आसमान की तरफ देख और जोर से चिल्लाता है, आह आह। धैर्य की आवाज़ में एक अलग ही तरफ नज़र आ रहा था। उसका भी जी चाह रहा था कि वो खुलकर रोए, लेकिन जिस तरह उसका दमदार व्यक्तित्व था, उस हिसाब से ना वो खुलकर रो सकता था और ना ही अपना दुख किसी से सामने जाहिर कर सकता था, चाहे वो खुद को कितना ही मजबूत दिखाने की कोशिश कर ले। लेकिन था तो वो भी एक मामूली इंसान ही, उसे भी दर्द होता था, उससे भी तकलीफ होती थी, और इस वक्त उससे अपने दिल में बेदर्द हो रहा था, और उस दर्द की बस एक ही दवा थी, पंछी, जो शायद अब उससे दूर जा चुकी थी, या यूं कहें कि उसने अपनी मोहब्बत को खुद से दूर किया था। धैर्य की आंखें बंद थी और उसका चेहरा आसमान की तरफ था। तभी आसमान में काले बादल गिर जाते हैं और कुछ ही पल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। धैर्य अभी भी बारिश के पानी में भीग रहा था, लेकिन उसके दिल में इस वक्त
जो आग लगी थी उसे बारिश का ठंडा पानी भी शांत नहीं कर पा रहा था। बैकग्राउंड सॉन्ग। जिंदगी में कोई कभी ना आए न रब्बा, आए जो कोई तो मिल जाए न रब्बा, हो गए मुझे बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। पंछी भागते हुए अपने कमरे में पर आती है और दरवाजे बंद कर उसी से एक नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। आज दुनिया जहाँ दर्द उसके आंसुओं के जरिए भर रहा था और इस दर्द का एहसास ऊपर बैठे भगवान के पास भी नहीं था। एंड पंछी के सामने धैर्य के साथ बिताए पल किसी रील की तरह चल रहे थे। धैर्य का उसके करीब आना, उससे बात बात पर छेड़ना, उसे प्यार से छुई कहना, उसकी बचकानी हरकतों को काफ़ी प्यार से देखना, वो प्यार का इजहार, सारी चीज़ें एक एक कर उसे याद आ रही थी जिससे वो अंदर ही अंदर घुटती चल रही थी। इस वक्त उसके दर्द का हिसाब लगाना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत जितना ही खूबसूरत एहसास है उससे ज़्यादा वो मोहब्बत करने वालों को तड़पाती है। मोहब्बत में गिरा आशिक या महबूबा उस आग में जलते हैं जिसमें चिंगारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जलन और तकलीफ़ें बेहिसाब देती है। इस वक्त पंछी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो तो इतना अभागन थी कि किसी के सीने में सर रख अपना दुख तक न बांट सकती थी। पंछी अपने आंसू पोंछती है और कमरे में अंदर बिस्तर के पास आती है जिसके बगल टेबल पर उसके धैर्य की तस्वीर मौजूद थी। उस तस्वीर में वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। वो उस तस्वीर को अपने हाथों में ले फर्श पर ही बैठ जाती है और प्यार से उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए नम आँखों और रूंधे गले से कहती है, हम आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, अपनी आखिरी सांसों तक आपका साथ चाहते हैं। जब आप हमें ब्याह कर इस हवेली में लाए थे तभी हमने तय कर लिया था कि जिस तरह हम आपका हाथ थामे आपकी सुहागन बन इस हवेली में आए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस दिन हम इस हवेली से जाएंगे आपकी सुहागन बनकर ही जाएंगे। लेकिन 4 कंधों पर एक लड़की अपने ससुराल डोली में आती है और वहाँ से उसकी अर्थी ही जाती है। लेकिन आपने तो हमारा मांग का सिंदूर ही हमसे छीन किसी और के हिस्से में लिख लिया। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? आपकी कोई मजबूरी है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो आपने हमारे साथ किया है उसके लिए हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपने हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। एमएलए साहब, दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे, पलक झपकते ही उन खुशियों को किसी और के हिस्से लिख लिया। आपने तो जो भी किया उसके लिए भले एक पत्नी आपको माफ़ कर दे, लेकिन एक औरत कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने एक औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, उसकी सबसे कीमती चीज़ उससे छीनी है। जितना मैं तड़पती हूँ उतना आप भी तड़पेंगे, जितना मैं रोई हूँ एक दिन उतना आप भी रोएंगे। आप भी उस आग में जलेंगे जिसमें आज मैं जल रही हूँ। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने अनजाने में ही सही लेकिन हमारे रिश्ते की नींव हिला कर रख दी, जो शायद सब चाहकर भी मजबूत नहीं हो पाएगी। यह सब कहते हुए पंछी की आंखों में बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए वैसे ही ठंडे फर्श पर लेट जाती है। बाहर अब बारिश थम चुकी थी, मानो वो बस इनके दुख में रोने के लिए बरस रहा था। वह छत की रेलिंग पकड़े खड़ा था। उसका शर्ट बारिश में भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक चुका था, जिसने उसकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी और धैर्य हद से ज़्यादा आकर्षित लग रहा था। इस वक्त उसकी आंखें लाल और नसें उभर आई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पंछी की आंसुओं से भरा आंखें आ रही थी, जिससे उसकी पकड़ रेल पर कसती जा रही थी। ये एक चीज़ तो था जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। वो हमेशा से पंछी को खुश देखना चाहता था। उसने कभी भी किसी पंछी को पहुंचाने नहीं दिया। जो भी पंछी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता धैर्य उससे नहीं छोड़ता था। लेकिन आज वो उसके दुख के कारण खुद बना बैठा था। जिस लड़की पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं थी उसे आज उसी लड़की को उसने दुनिया जहां का दुख दे दिया। 1 साल की शादी में उन लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे। ये कोई पहली मुसीबत नहीं थी जिसने उसकी ज़िंदगी में दस्तक दी थी।
आज से पहले भी उसने कई मुसीबत का सामना अकेले किया था, लेकिन शायद ये शीतल नाम की मुसीबत उसकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आई थी, जिसने उनकी खुशियाँ ही उड़ा दी। धैर्य अपनी लाल आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, बस आज की रात तुम्हें जितना रोना है रो लो छुई मुई, क्योंकि कल से तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं होगा। कल से हमारे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हम इस शीतल नाम की मुसीबत का समेट कर हमेशा के लिए बंद कर देंगे और ये दुनिया देखेगी धैर्य सिंह राठौर की हैवानियत। इस वक्त धैर्य के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी, मानो जैसे आने वाले पल में वो कुछ बड़ा करने वाला था। लेकिन जो वो सोच रहा था क्या वो इतना आसान था? क्या सच में वो और बच्चे खुशी खुशी साथ रहने वाले थे? इसका जवाब तो आने वाला कल ही बताने वाला था। धैर्य को लग रहा था कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन वो नहीं पता था कि अनजाने में ही उसने पंछी को इस कदर तोड़ा था कि उसका जुड़ना शायद नामुमकिन था। आपको कहानी का 13वां भाग कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियाँ को सुन सकते हैं। धन्यवाद।